दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। दोनों जानते हैं कि अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें तो दोनों बच सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि दोनों को डर है, अगर मैंने भरोसा किया और सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया तो। यहीं से शुरू होती है प्रिजनर्स डिलेमा थियरी, जो द साइकोलॉजी ऑफ ट्रस्ट, फियर एंड सर्वाइवल के बारे में है। ये सिर्फ दो कैदियों की स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का आईना है। हमारी फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, बिजनेस डील्स, पॉलिटिक्स, वॉर्स और इवन सोशल मीडिया बिहेवियर, हर जगह यह इनविजिबल गेम खेला जा रहा है। हर दिन हम डिसीजंस लेते हैं। क्या हमें कोऑपरेट करना चाहिए या सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए? क्या ट्रस्ट करना समझदारी है या रिस्क? क्या काइंडनेस वीकनेस है या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? ये थियरी हमें बताती है कि इंसान केवल लॉजिक से फैसले नहीं लेता। फेयर, ग्रीड, ईगो, इनसिक्योरिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। कई बार लोग शॉर्ट टर्म जीतने के चक्कर में लॉन्ग टर्म हार जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि कोऑपरेशन केवल मोरालिटी नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। जो लोग सही बैलेंस सीख जाते हैं, काइंडनेस और स्ट्रेंथ के बीच, वही जिंदगी के बड़े गेम्स जीतते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे कि ट्रस्ट कैसे बनता है, बिट्रेयल क्यों होता है, और क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हमेशा जीतना नहीं, बल्कि साथ मिलकर जीतना है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। ये टू प्रिजनर्स की स्टोरी से शुरू होती है जो रात के अंधेरे में एक बड़ी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। पुलिस को यकीन है कि दोनों अपराधी हैं, लेकिन उनके पास इतना सबूत नहीं है कि उन्हें बड़े क्राइम के लिए सजा दिला सके। इसलिए पुलिस एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। दोनों क्रिमिनल्स को अलग अलग कमरों में बैठाया जाता है। वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब पुलिस दोनों को एक ही ऑफर देती है। अगर तुम अपने साथी के खिलाफ गवाही देते हो और वो चुप रहता है तो तुम आजाद हो जाओगे और दूसरा व्यक्ति 10 साल जेल जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों चुप रहते हो तो दोनों को सिर्फ 1 साल की सजा मिलेगी। और अगर तुम दोनों एक दूसरे को बिट्रे करते हो तो दोनों को 5-5 साल जेल होगी। अब सोचिए कि आप उस कमरे में बैठे हैं। आपको नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति क्या फैसला लेगा। अगर आप ट्रस्ट करते हैं और चुप रहते हैं, लेकिन सामने वाला बिट्रे कर देता है, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। लेकिन अगर आप पहले बिट्रे कर दें तो शायद आप खुद को बचा सकते हैं। यही डर इंसान को कोऑपरेशन से दूर ले जाता है। यहीं से शुरू होती है प्रिजनर्स डिलेमा की असली साइकोलॉजी। ये थियरी हमें बताती है कि कई बार दो लोग मिलकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन फियर और सेल्फ इंटरेस्ट उन्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। दोनों जानते हैं कि कोऑपरेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है, फिर भी वे बिट्रेयल चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा व्यक्ति उन्हें धोखा न दे दे। यही चीज रियल लाइफ में भी होती है। दो दोस्त बिजनेस शुरू करते हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रीड और इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। एक सोचता है, अगर मैंने ऑनेस्टी दिखाई और सामने वाले ने मुझे चीट कर दिया तो? फिर ट्रस्ट टूटने लगता है। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। कई लोग अपने पार्टनर से पूरी ऑनेस्टी नहीं रखते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन या पेन का डर होता है। पॉलिटिक्स में कंट्रीज कोऑपरेशन की बातें करती हैं, लेकिन सीक्रेटली अपने फायदे के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती रहती है। प्रिजनर्स डिलेमा की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान अक्सर शॉर्ट टर्म सेफ्टी के लिए ऐसा डिसीजन ले लेता है जो लॉन्ग टर्म में सबके लिए नुकसानदायक बन जाता है। अगर दोनों प्रिजनर्स ट्रस्ट करते तो दोनों को सिर्फ 1 साल की सजा मिलती, लेकिन फियर ने उन्हें सेल्फिश बना दिया और अंत में दोनों को ज्यादा पनिशमेंट मिली। यही ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम कोऑपरेशन चाहते हैं लेकिन विश्वासघात से डरते हैं। हम ट्रस्ट चाहते हैं लेकिन खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। और शायद इसी वजह से जिंदगी एक रिपीटेड गेम बन जाती है, जहां हर रिश्ता, हर डील और हर फैसला ये पूछता है, क्या तुम भरोसा करोगे या पहले धोखा दोगे? अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2, इंसान कोऑपरेशन से क्यों डरता है। फियर डिस्ट्रॉयज ट्रस्ट। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पैसा, पावर, सक्सेस? नहीं, सबसे बड़ी जरूरत है सुरक्षा। और जब भी किसी सिचुएशन में हमारी सुरक्षा खतरे में महसूस होती है, हमारा दिमाग फियर मोड में चला जाता है। यही फियर कोऑपरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिजनर्स डिलेमा हमें दिखाती है कि लोग हमेशा सेल्फिश पैदा नहीं होते, लेकिन अनसर्टेनिटी उन्हें सेल्फिश बना देती है। जब हमें सामने वाले के इंटेंशंस का पता नहीं होता, तब हमारा माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। प्रिजनर्स डिलेमा में दोनों प्रिजनर्स जानते हैं कि अगर वे कोऑपरेट करें तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं है।
दोनों सोचते हैं, अगर मैंने ट्रस्ट किया और सामने वाले ने मुझे विश्वासघात कर दिया तो? यही एक सवाल पूरी गेम बदल देता है। फियर इंसान को डिफेंसिव बना देता है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है। इसलिए कई बार हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि खुद नुकसान से बच सकें। ये डिसीजन हमेशा मॉरली सही नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजिकली समझ में आता है। रियल लाइफ में भी यही पैटर्न हर जगह दिखाई देता है। बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकती हैं। वे फेयर प्राइसेस रख सकती हैं और हेल्दी कंपटीशन कर सकती हैं। लेकिन अक्सर ग्रीड और फेयर प्राइस वॉर्स शुरू करवा देते हैं। हर कंपनी डरती है कि अगर उसने अग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो दूसरी कंपनी मार्केट पर कब्जा कर लेगी। परिणाम, दोनों कंपनीज का नुकसान। रिलेशनशिप्स में भी फेयर ट्रस्ट को कमजोर कर देता है। कई लोग अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उन्हें हार्ट ब्रेक का डर होता है। वे अपने दिल के चारों तरफ इनविजिबल वॉल्स बना लेते हैं। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं। फ्रेंडशिप्स में भी यही होता है। अगर किसी दोस्त ने एक बार धोखा दिया हो तो अगली बार ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इंसान का माइंड पेनफुल मेमोरीज को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए बिट्रेयल का असर कोऑपरेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग पर ज्यादा गहरा असर डालते हैं। एक बिट्रेयल कई ईयर्स की ट्रस्ट को खत्म कर सकता है। यही कारण है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फियर सिर्फ ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो फियर को और बढ़ाता भी है। जब एक व्यक्ति सेल्फिश बिहेवियर करता है तो दूसरा भी डिफेंसिव हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे कोऑपरेशन खत्म हो जाती है और एक टॉक्सिक साइकिल शुरू हो जाती है। कंट्रीज के बीच आर्म्स रेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक देश वेपन्स बढ़ाता है क्योंकि उसे दूसरे देश से डर लगता है। दूसरा देश ये देखकर और ज्यादा वेपन्स बनाता है। दोनों कंट्रीज खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन अंत में दोनों ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। यही प्रिजनर्स डिलेमा का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। कई बार लोग बुरे नहीं होते, वे सिर्फ डरे हुए होते हैं। और जब फेयर डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है तब ट्रस्ट मरने लगता है। लेकिन जहां ट्रस्ट खत्म होता है वहां कोऑपरेशन भी खत्म हो जाती है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ स्मार्ट बनना नहीं है, बल्कि इतना करेजियस बनना है कि सही लोगों पर भरोसा किया जा सके। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3 पर, जो है द ट्रैप ऑफ रैशनल थिंकिंग। हम बचपन से सीखते हैं कि इंसान को हमेशा लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस लेने चाहिए। दुनिया कहती है इमोशंस कमजोर बनाते हैं, लेकिन लॉजिक इंसान को पावरफुल बनाता है। लेकिन प्रिजनर्स डिलेमा एक शॉकिंग ट्रूथ सामने लाती है। कई बार पूरी तरह रैशनल डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है। प्रिजनर्स डिलेमा में अगर एक प्रिजनर प्योरली लॉजिक से सोचे तो बिट्रेयल सबसे सेफ ऑप्शन लगता है। वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करता है, अगर दूसरा प्रिजनर चुप रहता है और मैं विश्वासघात कर दूं तो मैं बच जाऊंगा। अगर दूसरा भी बिट्रे करता है तो फिर भी मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों सिचुएशंस में विश्वासघात लॉजिकली बेटर दिखाई देता है, इसलिए दोनों प्रिजनर्स यही फैसला लेते हैं। लेकिन आयरनी देखिए, जब दोनों लॉजिकली सेल्फिश बनते हैं तब दोनों हार जाते हैं। अगर दोनों कोऑपरेट करते तो उन्हें सिर्फ 1 साल की पनिशमेंट मिलती, लेकिन रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट उन्हें 5 साल की पनिशमेंट तक पहुंचा देता है। यही इस थियरी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। कई बार शॉर्ट टर्म लॉजिक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन बन जाता है। इंसान इमीडिएट सेफ्टी और क्विक प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि जिंदगी सिर्फ एक डिसीजन की गेम नहीं है, ये रिपीटेड गेम है। रियल लाइफ में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। मान लीजिए जैसे 2 बड़ी कंपनीज एक ही मार्केट में काम कर रही हैं। अगर दोनों फेयर प्राइसिंग रखें तो दोनों स्टेबल प्रॉफिट कमा सकती हैं। लेकिन एक कंपनी सोचती है अगर मैंने प्राइसेस कम कर दिए तो ज्यादा कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे। दूसरी कंपनी भी यही सोचती है। फिर शुरू होती है प्राइस वॉर। कुछ समय बाद दोनों कंपनीज का प्रॉफिट गिरने लगता है। कस्टमर्स खुश होते हैं लेकिन बिजनेसेस कमजोर हो जाते हैं। यहां दोनों कंपनीज ने रैशनल डिसीजन लिया था, लेकिन कलेक्टिव रिजल्ट इरैशनल निकला। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक में शेयर्स बेचने लगते हैं। हर इन्वेस्टर सोचता है कि मैं पहले निकल जाऊं ताकि मेरा नुकसान कम हो, लेकिन जब लाखों लोग यही करते हैं तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। यानी इंडिविजुअल लॉजिक कलेक्टिव डिजास्टर बन जाती है। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है। कई लोग इमोशनल पेन से बचने के लिए अपने फीलिंग्स छुपाते हैं। उन्हें लगता है कि डिस्टेंस बनाकर रखना सेफ है।
लेकिन धीरे धीरे यही इमोशनल वॉल्स रिलेशनशिप को हॉलो बना देती है। रैशनल थिंकिंग जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ अपना फायदा देखने लगता है। क्योंकि दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आपके डिसीजन सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। यही वजह है कि विजडम केवल स्मार्टनेस नहीं होती। विजडम का मतलब है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। प्रिजनर्स डिलेमा हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन में सिर्फ मैं कैसे जीतूं सोचना काफी नहीं है। कई बार असली सवाल ये होता है, क्या मेरा फैसला ऐसा फ्यूचर बना रहा है जहां सब हार जाएं? क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग हमेशा इमोशनल नहीं होते। कई बार वे लोग होते हैं जो सिर्फ कोल्ड लॉजिक पर चलते हैं और ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू भूल जाते हैं। और अंत में, जब हर इंसान केवल अपने फायदे के लिए सोचने लगता है, तब सोसाइटी धीरे धीरे ट्रस्ट खो देती है। जहां ट्रस्ट खत्म होता है, वहां कोऑपरेशन खत्म हो जाती है। और जहां कोऑपरेशन खत्म होती है, वहां कोई सच में नहीं जीतता। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 4, टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। अगर दुनिया इतनी सेल्फिश है, अगर लोग बिट्रेयल कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है, क्या कोऑपरेशन सच में पॉसिबल है? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काइंडनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस कर सके? इसी सवाल का जवाब दिया एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी ने, टिट फॉर टैट। ये स्ट्रैटेजी प्रिजनर्स डिलेमा की दुनिया में सबसे फेमस और इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती है। इस स्ट्रैटेजी का रूल बहुत सिंपल है, शुरुआत कोऑपरेशन से करो। सामने वाला जैसा बिहेवियर करे, वैसा ही जवाब दो। अगर वो कोऑपरेट करे तो कोऑपरेट करो, अगर वो बिट्रे करे तो तुरंत जवाब दो, लेकिन अगर वो दोबारा कोऑपरेशन करे तो उसे दूसरा मौका दो। यही सिंप्लिसिटी इसे पावरफुल बनाती है। 1980 में साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को प्रिजनर्स डिलेमा की स्ट्रैटेजीज भेजने के लिए कहा। कुछ स्ट्रैटेजीज बहुत कॉम्प्लेक्स थी, कुछ मैनिपुलेटिव और कुछ बेहद अग्रेसिव। लेकिन अंत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी निकली, टिट फॉर टैट। क्योंकि यह स्ट्रैटेजी नाइदर वीक थी नॉर क्रूल। ये काइंडनेस से शुरू होती थी, लेकिन स्टुपिडिटी से नहीं। ये फॉरगिवनेस देती थी, लेकिन बिट्रेयल को इग्नोर नहीं करती थी। यही बैलेंस इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल लोग अक्सर यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एक गुड लीडर अपनी टीम पर ट्रस्ट करता है, वो लोगों को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन अगर कोई बार बार डिसऑनेस्टी करे तो वो बाउंड्रीज भी सेट करता है। यही हेल्दी कोऑपरेशन है। रिलेशनशिप्स में भी टिट फॉर टैट दिखाई देता है। अगर दोनों पार्टनर्स ऑनेस्टी और केयर दिखाते हैं तो ट्रस्ट मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार सेल्फिश बिहेवियर करे और दूसरा हमेशा टॉलरेट करता रहे, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाती है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह लोगों को सिग्नल देती है, मैं पीस चाहता हूं, लेकिन मैं वीक नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं कि काइंडनेस का मतलब हमेशा सॉफ्ट होना है, लेकिन प्रिजनर्स डिलेमा हमें सिखाती है कि प्योर काइंडनेस बिना बाउंड्रीज के डेंजरस हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हर बार बिट्रेयल टॉलरेट करता है, तो सेल्फिश लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ, अगर कोई हमेशा अग्रेसिव रहता है, तो कोऑपरेशन कभी बिल्ड ही नहीं होती। टिट फॉर टैट इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस है। नेचर में भी यह पैटर्न दिखाई देता है। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों रिपीटेड इंटरैक्शंस में रेसिप्रोसिटी फॉलो करते हैं। जो बिहेवियर आप दुनिया को देते हैं, वही अक्सर वापस लौटकर आता है। लेकिन यहाँ एक और डीप लेसन छुपा है, टिट फॉर टैट रिवेंज की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये रिस्पेक्ट की स्ट्रैटेजी है। इसका गोल दूसरे को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि कोऑपरेशन को प्रोटेक्ट करना है। जब लोग देखते हैं कि गुड बिहेवियर का अच्छा रिजल्ट मिलता है और बिट्रेयल का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है, तब ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल इंटेलिजेंस से नहीं आती। सक्सेस आती है इस एबिलिटी से कि आप कब ट्रस्ट करें, कब स्टैंड लें और कब दूसरा मौका दें। क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल लोग वे नहीं होते जो हर किसी को हरा दें, बल्कि वे होते हैं जो ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां कोऑपरेशन सर्वाइव कर सके। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5, जो है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रस्ट। व्हाई ह्यूमंस नीड कोऑपरेशन। अगर आप पूरी मानव सभ्यता को ध्यान से देखें, तो आपको एक चीज हर जगह कॉमन दिखाई देगी, कोऑपरेशन। इंसान अकेले इतना आगे कभी नहीं बढ़ सकता था। सिटीज, बिजनेसेस, फैमिलीज, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब ट्रस्ट और कोऑपरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। प्रिजनर्स डिलेमा हमें ये समझाती है कि कोऑपरेशन सिर्फ एक मॉरल आइडिया नहीं है, बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। शुरुआती इंसानों के समय में जो लोग ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और रिसोर्सेज शेयर करते थे, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा थे।
अकेला इंसान कमजोर था, लेकिन यूनाइटेड ग्रुप पावरफुल था। यानी एवोल्यूशन ने हमें कोऑपरेशन के लिए डिजाइन किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट ऑटोमेटिकली पैदा नहीं होता। ट्रस्ट एक फ्रैजाइल ब्रिज की तरह होता है, जिसे बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक मोमेंट। साइकोलॉजी कहती है कि ट्रस्ट 3 चीजों पर बिल्ड होता है। 1. कंसिस्टेंसी, 2. ऑनेस्टी एंड 3. प्रिडिक्टेबिलिटी। जब कोई व्यक्ति बार बार रिलायबल बिहेवियर दिखाता है, तब हमारा ब्रेन उसे सेफ मानने लगता है। धीरे धीरे इमोशनल सिक्योरिटी पैदा होती है। इसीलिए रिपीटेड इंटरैक्शन ट्रस्ट बढ़ाती है। अगर 2 लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं, तो बिट्रेयल का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जब लोग लंबे समय तक इंटरैक्ट करते हैं, तब कोऑपरेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि फ्यूचर रिलेशनशिप ज्यादा वैल्यूएबल है। यही रीजन है कि स्मॉल कम्युनिटीज में लोग अक्सर ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। वहां हर व्यक्ति जानता है कि उसे उन्हीं लोगों के साथ बार बार इंटरैक्ट करना है, इसलिए ट्रस्ट मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि इंटरैक्शन शॉर्ट टर्म हो गए हैं। लोग जल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जल्दी ब्रेक करते हैं, और कई बार सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट देखते हैं। इससे ट्रस्ट कमजोर होने लगता है। सोशल मीडिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है। लोग ऑनलाइन फेक आइडेंटिटीज बनाकर दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होता। जब अकाउंटेबिलिटी कम होती है, तब कोऑपरेशन भी कम होने लगती है। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। लव सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं चलता, वह सेफ्टी पर चलता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि यह इंसान मुझे इंटेंशनली हर्ट नहीं करेगा, तभी रियल इंटिमेसी पैदा होती है। लेकिन ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हेल्दी ट्रस्ट का मतलब है ओपननेस विद अवेयरनेस। प्रिजनर्स डिलेमा हमें सिखाती है कि कोऑपरेशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब काइंडनेस और बाउंड्रीज दोनों मौजूद हों। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही रूल लागू होता है। सक्सेसफुल कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वे ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। कस्टमर्स उन्हीं ब्रांड्स के पास बार बार जाते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। कंट्रीज के बीच भी पीस ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। अगर नेशंस को ये यकीन हो कि दूसरा देश एग्रीमेंट्स फॉलो करेगा, तभी लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पॉसिबल होती है। यानी चाहे पर्सनल लाइफ हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रस्ट इनविजिबल फाउंडेशन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रस्ट दूसरों से पहले खुद से शुरू होता है। जो इंसान खुद इनसिक्योर होता है, वो अक्सर दूसरों पर भरोसा करने से डरता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, जो है प्रिजनर्स डिलेमा इन बिजनेस एंड मनी। पैसा ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये ट्रस्ट, फियर, ग्रीड और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। बिजनेस और मनी की दुनिया में हर दिन एक इनविजिबल गेम खेला जाता है, कोऑपरेट करना है या बट्रे यानी विश्वासघात, और यही जगह है जहां प्रिजनर्स डिलेमा सबसे क्लियरली दिखाई देती है। बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज हमेशा कंपटीशन में रहती है। हर कंपनी ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा मार्केट पावर चाहती है। कई बार अगर कंपनीज कोऑपरेट करें तो सबका फायदा हो सकता है। मान लीजिए जैसे 2 बड़ी कंपनीज एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं। अगर दोनों फेयर प्राइसिंग रखें, क्वालिटी मेंटेन करें और हेल्दी कंपटीशन करें, तो दोनों स्टेबल प्रॉफिट कमा सकती है। कस्टमर्स भी सैटिस्फाइड रहेंगे और मार्केट भी हेल्दी रहेगी। लेकिन ग्रीड और फेयर धीरे धीरे गेम बदल देते हैं। एक कंपनी सोचती है, अगर मैंने प्राइस बहुत कम कर दिया तो सारे कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे। दूसरी कंपनी ये देखकर पैनिक में वही स्ट्रैटेजी अपनाती है। शुरू हो जाती है प्राइस वॉर। कुछ समय के लिए कस्टमर्स खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों कंपनीज का प्रॉफिट गिरने लगता है। एम्प्लॉयज पर प्रेशर बढ़ता है, क्वालिटी गिरती है और मार्केट टॉक्सिक हो जाती है। यानी दोनों जीतना चाहते थे, लेकिन अंत में दोनों कमजोर हो गए। यही प्रिजनर्स डिलेमा का बिजनेस वर्जन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑफिस पॉलिटिक्स भी इसी थियरी पर चलती है। कई एम्प्लॉयज टीम वर्क की जगह सेल्फिश स्ट्रैटेजीज अपनाने लगते हैं। वे इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, दूसरों का क्रेडिट लेते हैं या कलीग्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा एनवायरनमेंट पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रस्ट खत्म हो जाता है और हर व्यक्ति सिर्फ खुद को बचाने में लग जाता है। सक्सेसफुल कंपनीज समझती हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ केवल कंपटीशन से नहीं आती, वह कोलैबोरेशन से आती है। इसीलिए दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट बेस्ड कल्चर्स बनाती हैं। वहां लोग आइडियाज ओपनली शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि कोई उनका फायदा उठाएगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी यही साइकोलॉजी काम करती है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, लोग ग्रीड में खरीदते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग फियर में बेचते हैं।
हर इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे पहले खुद को बचाना है, लेकिन जब लाखों लोग यही करते हैं तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। यानी इंडिविजुअल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कलेक्टिव पैनिक बन जाती है। बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स भी ट्रस्ट पर चलते हैं। अगर लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है। मनी की वैल्यू भी अल्टीमेटली कलेक्टिव बिलीफ पर डिपेंड करती है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वे ट्रस्ट बिल्डर्स होते हैं। वे समझते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बिट्रेयल करना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्पायर कोऑपरेशन से बनता है। प्रिजनर्स डिलेमा हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये रिलेशनशिप्स, रेप्यूटेशन और रिपीटेड इंटरैक्शंस का गेम है। क्योंकि जिंदगी में लोग हमेशा याद रखते हैं कि आपने प्रेशर के समय क्या चुना था, कोऑपरेशन या सेल्फिश बिट्रेयल। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, जो है लव, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। दुनिया का सबसे खूबसूरत फीलिंग क्या है? लव। और सबसे पेनफुल फीलिंग? बिट्रेयल यानी विश्वासघात। रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस पर नहीं चलते, वे ट्रस्ट पर चलते हैं। और यही कारण है कि प्रिजनर्स डिलेमा की सबसे गहरी अंडरस्टैंडिंग हमें प्यार और रिश्तों में दिखाई देती है। हर रिलेशनशिप एक रिपीटेड गेम है। हर दिन दो लोग अननोइंगली डिसीजंस लेते हैं। क्या मैं ऑनेस्ट रहूंगा? क्या मैं पार्टनर की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करूंगा? क्या मैं सेल्फिश बिहेवियर करूंगा या कोऑपरेशन चुनूंगा? जब दो लोग कंसिस्टेंटली ऑनेस्टी, केयर और लॉयल्टी दिखाते हैं, तब ट्रस्ट मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे इमोशनल सेफ्टी पैदा होती है। इंसान अपने रियल इमोशंस शेयर करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसे इंटेंशनली हर्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फेयर, ईगो या टेम्पटेशन रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। कई बार लोग विश्वासघात इसलिए नहीं करते क्योंकि वे इविल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे वीक मोमेंट्स में शॉर्ट टर्म डिजायर्स को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। एक लाई, एक हिडन मैसेज, एक ब्रोकन प्रॉमिस, कई बार इतना ही काफी होता है सालों की ट्रस्ट को तोड़ने के लिए। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल बिट्रेयल फिजिकल पेन की तरह ही ब्रेन को हर्ट करता है। जब किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से धोखा मिलता है तो इंसान सिर्फ रिलेशनशिप नहीं खोता, वो अपनी इमोशनल सिक्योरिटी भी खो देता है। रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा चैलेंज लव पाना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट मेंटेन करना है। क्योंकि ट्रस्ट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। हर ऑनेस्ट एक्शन उसे ग्रो करता है, हर बिट्रेयल उसे डिस्ट्रॉय करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर डिफेंसिव बिहेवियर अपनाने लगते हैं। अगर किसी का हार्ट पहले टूट चुका हो तो अगली बार ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो इमोशनली डिस्टेंट रहने लगता है ताकि फ्यूचर पेन से बच सके। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली डरता रहता है। यही इमोशनल प्रिजनर्स डिलेमा है। अगर मैं पूरी तरह खुल गया और सामने वाले ने मुझे हर्ट कर दिया तो? इस फेयर की वजह से कई लोग हाफ हार्टेड रिलेशनशिप्स में जीते हैं। वे प्यार चाहते हैं लेकिन वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। लेकिन बिना रिस्क के रियल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। लव हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आता है, ट्रस्ट हमेशा करज मांगता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, क्लियर बाउंड्रीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कपल्स वे नहीं होते जिनके बीच कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कोऑपरेशन चूज करते हैं। वे रिवेंज की जगह अंडरस्टैंडिंग चुनते हैं, ईगो की जगह कम्युनिकेशन चुनते हैं, साइलेंस की जगह ऑनेस्टी चुनते हैं। रिलेशनशिप्स में काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार विश्वासघात करे और दूसरा सिर्फ टॉलरेट करता रहे तो वह हेल्दी लव नहीं, इमोशनल इम्बैलेंस बन जाता है। क्योंकि सच्चा लव वीकनेस नहीं होता, उसमें फॉरगिवनेस भी होती है और बाउंड्रीज भी। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, द ग्लोबल प्रिजनर्स डिलेमा। कंट्रीज, गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड लीडर्स हर दिन ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां कोऑपरेशन सबके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल देता है। यही कारण है कि प्रिजनर्स डिलेमा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वॉर्स को समझने के लिए सबसे पावरफुल थियरीज में से एक मानी जाती है। जैसे दो पावरफुल कंट्रीज पीस बनाए रखें, मिलिट्री स्पेंडिंग कम करें और कोऑपरेशन करें तो दोनों देशों की इकोनॉमी और सिटीजन्स बेहतर लाइफ जी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है फिर से। पहला देश सोचता है, अगर हमने वेपन्स कम किए और दूसरे देश ने सीक्रेटली अपनी पावर बढ़ा ली तो? दूसरा देश भी यही सोचता है। परिणाम ये होता है कि दोनों कंट्रीज लगातार वेपन्स बढ़ाने लगती हैं। आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। दोनों खुद को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन अंत में दोनों ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। यही ग्लोबल प्रिजनर्स डिलेमा है। कोल्ड वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था।
दो सुपरपावर्स लगातार न्यूक्लियर वेपन्स बनाते रहे क्योंकि दोनों को डर था कि अगर वे पीछे रह गए तो दूसरा डोमिनेट कर लेगा। आयरनी ये थी कि दोनों कंट्रीज पीस चाहती थीं, लेकिन फियर ने कोऑपरेशन को इम्पॉसिबल बना दिया। यही साइकोलॉजी आज भी दिखाई देती है। कंट्रीज ट्रेड वॉर्स करती है, साइबर अटैक्स करती है, सीक्रेट सर्वेलेंस करती है, क्योंकि हर नेशन अपने सर्वाइवल और डोमिनेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्लाइमेट चेंज इसका मॉडर्न एग्जाम्पल है। हर कंट्री जानती है कि पोल्यूशन कम करना जरूरी है। अगर पूरी दुनिया कोऑपरेट करे तो फ्यूचर जनरेशंस बच सकती हैं। लेकिन कई गवर्नमेंट्स सोचती हैं, अगर हमने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए और दूसरे देशों ने नहीं किए तो हमारी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। इस फेयर की वजह से कोऑपरेशन स्लो हो जाती है, जबकि प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रहती है। पॉलिटिक्स में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। कई पॉलिटिशियंस शॉर्ट टर्म वोट्स जीतने के लिए डिवीजन और फेयर का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि यूनिटी सोसाइटी के लिए बेहतर है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी अटेंशन और पावर देता है। यानी कई बार लीडर्स वही करते हैं जो इमीडिएट बेनिफिट देता है, चाहे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। यही कारण है कि डिप्लोमेसी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। डिप्लोमेसी सिर्फ नेगोशिएशन नहीं है, ये ट्रस्ट बनाने की कोशिश है। दुनिया की हर बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट से सॉल्व होंगी, क्योंकि अगर फेयर डिसीजंस को कंट्रोल करता रहा तो नेशंस खुद को बचाने की कोशिश में पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल सकती हैं। और शायद यही ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे पेनफुल रियलिटी है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, एवोल्यूशन और सर्वाइवल। अगर सेल्फिश होना इतना आसान और प्रॉफिटेबल लगता है तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, मानव सभ्यता अब तक कोऑपरेशन की वजह से कैसे टिकी हुई है? अगर दुनिया सिर्फ बिट्रेयल और सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती तो शायद ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, फैमिलीज और सोसाइटीज कभी बन ही नहीं पाती। यहीं पर प्रिजनर्स डिलेमा हमें एवोल्यूशन का एक पावरफुल सीक्रेट बताती है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, कोऑपरेशन से आता है। नेचर को ध्यान से देखें। कई एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं, फूड शेयर करते हैं और मिलकर सर्वाइवल चांसेस बढ़ाते हैं। जैसे बीज कॉलोनीज बनाती हैं, वुल्व्स पैक्स में हंट करते हैं, ह्यूमंस सोसाइटीज बनाते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन ने बार बार प्रूव किया है कि कोऑपरेटिव ग्रुप्स ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। सेल्फिश बिहेवियर शॉर्ट टर्म एडवांटेज दे सकता है, लेकिन अगर हर मेंबर सिर्फ अपना फायदा देखने लगे तो पूरा ग्रुप कमजोर होने लगता है। इमेजिन कीजिए एक ट्राइब है जहां कोई किसी की मदद नहीं करता। हर व्यक्ति सिर्फ अपने रिसोर्सेज बचाने में लगा है। जब डेंजर आएगा वो ग्रुप जल्दी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ट्राइब है जहां लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनके सर्वाइव करने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। यानी एवोल्यूशन सिर्फ कंपटीशन की कहानी नहीं है, ये कोऑपरेशन की भी कहानी है। साइंटिस्ट बार बार यह ऑब्जर्व कर चुके हैं कि रिपीटेड इंटरैक्शंस में काइंडनेस और रेसिप्रोसिटी अक्सर सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज बन जाती है। इसीलिए लोग नेचुरली फेयरनेस को वैल्यू करते हैं। जब कोई इंसान अनफेयर बिहेवियर करता है तो सोसाइटी उसे पनिश करने लगती है, चाहे वो चीटिंग हो, बिट्रेयल हो या डिसऑनेस्टी। क्योंकि ह्यूमन सबकॉन्शियसली जानते हैं कि अगर सेल्फिशनेस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन कोऑपरेशन का मतलब वीकनेस नहीं है। नेचर में भी प्योर वीकनेस सर्वाइव नहीं करती। हेल्दी कोऑपरेशन हमेशा बैलेंस पर बेस्ड होती है। काइंडनेस विद बाउंड्रीज। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गिव करता रहे और कभी खुद को प्रोटेक्ट न करे तो सेल्फिश लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई हमेशा अग्रेसिव रहे तो ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होगी। यही रीजन है कि सबसे स्टेबल सोसाइटीज वे होती हैं जहां फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों मौजूद हों। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। सक्सेसफुल टीम्स, बिजनेसेस, मैरिजेस और कम्युनिटीज कोऑपरेशन पर टिके होते हैं। लेकिन कोऑपरेशन तभी सर्वाइव करती है जब लोग यह महसूस करें कि सिस्टम फेयर है। अगर लोग सोचने लगे कि ऑनेस्टी का कोई रिवॉर्ड नहीं और विश्वासघात का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, तब ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही कारण है कि जस्टिस सिस्टम्स, लॉज और सोशल रूल्स बनाए गए। उनका पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन को प्रोटेक्ट करना है। जिंदगी में असली जीत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि मिलकर ग्रो करने में है। अब हम पहुंच गए हैं प्रिजनर्स डिलेमा थियरी के कंक्लूजन पर, जो बताता है कि हमें सिखाती है कि इंसान अक्सर फियर और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ऐसे फैसले लेता है जो अंत में सबको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट, कोऑपरेशन और फेयरनेस ही सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी साबित होती है। जिंदगी की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि ऐसा फ्यूचर बनाने में है जहां लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।